नमस्कार साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम हमारे शिक्षा मनोविज्ञान का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उस विषय में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और एक नए टॉपिक के ऊपर हम आज बात करेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान का अर्थ तो हमने अच्छे से समझ लिया, जान लिया। उससे संबंधित जितनी परिभाषाएं हैं वो भी हमने जान ली। आज हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। मीन्स ये शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ठीक है, और शिक्षा मनोविज्ञान की क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो इसको हमें बताती हैं कि यह आज वर्तमान के समय में कितना महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को हम शुरू करें उससे पहले हम बात करते हैं शिक्षा इस शब्द पर। ठीक है, शिक्षा का शब्द इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर बात की जाए आपसे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा का जो इंग्लिश शब्द होता है, शिक्षा शब्द तो संस्कृत भाषा से उत्पन्न माना जाता है और शिक्ष धातु से उसकी उत्पत्ति है। लेकिन शिक्षा शब्द का जो इंग्लिश शब्द है उसका नाम क्या है? एजुकेशंस। उसका नाम है एजुकेशन। इस एजुकेशन को ही हम देखते हैं। ठीक है, एजुकेशन जो शब्द है, एजुकेशन जो शब्द है, जिस तरह से साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक साइको और एक लॉगस, इसी तरह से एजुकेशन भी ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं जिसका नाम है ई डेक्यू। ई डेक्यू, ठीक है, उस शब्द के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, और फिर इसके अपन नोट से देखते हैं। एजुकेशन शब्द जो है इसकी उत्पत्ति एडुकेयर से भी मानी जाती है कई बार। ठीक है, लेकिन हम बेसिकली देखेंगे दो शब्द जिसका मतलब एक शब्द होता है जिसका नाम होता है ई, और दूसरा होता है डी यू सी ओ, ई डिको। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति इन दोनों से मानी जाती है। ठीक है, ई का मीनिंग होता है फ्रॉम द इनर, इनसाइड, इनर या इनसाइड। हिंदी में इसे बोलते हैं अंदर से, हिंदी में अंदर से। ठीक है, और ड्यूक का मतलब होता है टू टेक आउट, या फिर जिसको बोला जाता है विकास करना या बाहर की ओर निकालना। टू टेक आउट, बाहर की ओर लेना। ठीक है, बाहर निकालना, निकालना है ना, बाहर निकलना या बाहर निकालना। ठीक है, जब हम इन दोनों शब्दों को एक साथ देखते हैं तो एजू डेगू की जो शब्दावली है, यानी एजुकेशन का जो अर्थ है, वह क्या निकलता है कि मनुष्य के अंदर जितनी भी अंतर्निहित शक्तियां हैं या अंतर्निहित जो गुण हैं, जो क्वालिटीज़ हैं, उनको जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है वही क्या है? एजुकेशन है। वही क्या है? एजुकेशन है। और बाहर निकालने के बाद जब उनका परिमार्जन होता है, यानी उसके अंदर थोड़ा सा गुणात्मक सुधार होता है, मात्रात्मक सुधार होता है, उसी को हम एजुकेशन के संप्रत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, अंदर से या अंतर्निहित। ठीक है, इसमें लिखना है अंतर्निहित, अंतर्निहित। ठीक है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर निकालना, बाहर की ओर निकालना। अगर संक्षेप में हम देखें तो एजुकेशन करती क्या है? जो मनुष्य के अंदर जितनी भी अंतर्निहित शक्तियां हैं या जितनी भी योग्यताएं हैं, उन योग्यताओं का वो क्या करती है? विकास करती है।
उनका परिमार्जन करती है। ठीक है, शिक्षा अंत शक्तियों अंत शक्तियों क्षमताओं शक्तियों क्षमताओं का विकास या परिमार्जन और परिमार्जन करती है, परिमार्जन करती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किस शब्द के ऊपर, एजुकेशन शब्द के ऊपर बात हो गई। ठीक है, लेकिन हमारा आज का टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या चीज़? ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान मतलब ऐसा मनोविज्ञान जो व्यवहार के अध्ययन के साथ साथ हमें शिक्षाएं भी दे, हमारी अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने में भी रोल प्ले करे, वो शिक्षा मनोविज्ञान है। अब शिक्षा मनोविज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं हैं, अलग अलग मनोविज्ञान ने बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। उन परिभाषाओं के आधार पर ही हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि वास्तव में कौन सा मनोवैज्ञानिक या कौन सा विद्वान शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के माध्यम से क्या सूचना या क्या संदेश या क्या थीम हमको तक पहुंचाना चाहता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम पहली जो परिभाषा है। ठीक है, देखिए शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा के अर्थ के बारे में हमने आपको बताई। अब शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं? पिछले वाली क्लास में हमने मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में बात किया, अब हम शिक्षा की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। ठीक है, शिक्षा, अरस्तु, जो अरस्तु हैं उनके अनुसार शिक्षा की परिभाषाएं क्या हैं? अरस्तु के अनुसार ये कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कौन करता है भाई? शिक्षा करता है। ठीक है, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, इसका मतलब आप पूरी तरह से शिक्षा के अभी प्रभाव में नहीं आए हैं। जब शिक्षा आपके ऊपर अपना प्रभाव डालती है तो आप शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। यही बात कहने वाला जो पहला व्यक्ति हमारे सामने आता है, जो विद्वान आता है, उसका नाम कौन है? अरस्तु उनका नाम। ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण कौन करती है? शिक्षा करती है। और यही शिक्षा का क्या है? प्रमुख कार्य जो है अरस्तु जी के द्वारा बताया गया। शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन मनोवैज्ञानिक का नाम है फॉबेल। अगला जो मनोवैज्ञानिक हमारे सामने कौन है? फॉबेल। और ये बाल मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने शिक्षा के रूप में जो अपनी परिभाषाएं दी हैं वो क्या है कि फॉबेल के अनुसार मनुष्य के अंदर जितनी भी आंतरिक शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, उन सब का जो रूप है वह कौन बता देती है? हमको शिक्षा बता देती है। शिक्षा व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को, बाह्य शक्तियों का रूप प्रदान करती है या प्रदान देती है। ठीक है, यह देता है। शिक्षा जो है मनुष्य की आंतरिक शक्तियों को बाहरी शक्तियों के रूप में क्या कर देती है? प्रस्तुतिकरण कर देती है या उनको प्रदर्शित कर देती है। यह कहने चाह रहा है फॉबेल। अब इसका एक वाक्य बनता है कि एक मनुष्य अपनी आंतरिक शक्तियों को बाह्य वातावरण में प्रस्तुत कर देता है क्योंकि उसे शिक्षा मिल रही है। ये परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित हो जाती है? फॉबेल से संबंधित हो जाती है। ठीक है, बात करते हैं अगली। यहाँ आती है बात हमारे राष्ट्रपिता की। राष्ट्रपिता यानी मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के अनुसार शिक्षा क्या है? शिक्षा से मेरा अभिप्राय मनुष्य के शरीर, आत्मा व मस्तिष्क का सर्वांगीण व सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम जो है विकास होता है, सर्वोत्तम विकास से है। सर्वोत्तम विकास, सर्वोत्तम विकास से है, ये परिभाषा इनकी मानी जाती है। गांधी जी कहना चाह रहे हैं अगर एक मनुष्य का शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का
संपूर्ण विकास हो रहा है, तो उस विकास के पीछे का जो महत्वपूर्ण रोल है या महत्वपूर्ण योगदान है वो किसका है? वो शिक्षा का है। एक मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास और बहुत अच्छा विकास केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से ही कर सकता है। अगर आप एक शिक्षित मनुष्य हैं तो आप कभी पिछड़े नहीं रहेंगे, आप अपने लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये कहने चाह रहे हैं हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता जी। ठीक है, अगली परिभाषा देखते हैं। ठीक है, अगली परिभाषा किसकी है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिन्हें बोला जाता है यूथ ऑफ इंडिया या यूथ आइकन ऑफ इंडिया, भारत के युवाओं का आदर्श है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षा पे बहुत अच्छी बात कही है और स्वामी विवेकानंद के अनुसार कि शिक्षा क्या है? बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। मीन्स ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने, प्रकृति ने हम सभी को समान बनाया है, हम सभी के अंदर क्षमताएं जो हैं बिल्कुल समान हैं, लेकिन किसी व्यक्ति में जो क्षमताएं हैं कितनी हैं और वो किस रूप में या किस तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित होती हैं, उन सब के पीछे जिसका अगर किसी का रोल है तो वो किसका है? शिक्षा का है। शिक्षा ही है बालक के अंदर जितनी भी पूर्णता है, पहले से ही जो उसकी क्षमताएं हैं, शक्तियां हैं, उनको क्या करती है? अभिव्यक्त करने का कार्य करती है। ठीक है, ये बात कहने चाह रहे हैं हमारे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम क्या है? नरेंद्र दत्त है। ठीक है, फिर बात आती है हमारे सामने अगली परिभाषा जो पेस्टोलॉजी है। पेस्टोलॉजी बिल्कुल वही परिभाषा देते हैं जो लगभग गांधी जी से मिलती जुलती है। वह क्या है कि शिक्षा बालक में आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास करती है। ठीक है, ठीक है, ये विकास करती है। मीन्स ये यहाँ तक हमारी जो बात हो रही है वो शिक्षा की परिभाषाओं से हो रही है और वो ये कह रहे हैं, मतलब पेस्टोलॉजी बालक की आंतरिक शक्तियों का अपने आप और बिल्कुल जो है मेंटेन फॉर्म के अंदर एक सामंजस्य रूप में जो शिक्षा है उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास कर लेती। इसके बाद हम शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों शब्दों को जोड़ लेते हैं और फिर बात करते हैं हम शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो अगला हमारे सामने जो सेंटेंस है वो क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पॉपुलर जो परिभाषा बार बार एग्जाम में पूछी जाती है वो कॉल सैनिक के द्वारा पूछी। ठीक है, कॉल सैनिक के अनुसार कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या, उसके अनुसार मनोविज्ञान के सिद्धांतों एवं परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। ये कह रहे हैं कि मनोविज्ञान के जितने भी सिद्धांत हैं या मनोविज्ञान के जितने भी परिणाम हैं, जब हम उनका इस्तेमाल शिक्षा के क्षेत्र में कर लें तो वो दोनों मिलकर किसका निर्माण कर लेते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान का निर्माण कर लेते हैं। कॉल सैनिक की सबसे इम्पॉर्टेंट परिभाषाओं में से एक यह परिभाषा है जो शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो ये पहली परिभाषा हमारे सामने किसकी आई? ये पहली परिभाषा हमारे सामने आई है कॉल सैनिक की शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। बात करते हैं अगली परिभाषा, क्रो एंड क्रो। कई बार इसकी परिभाषा पूछी जाती है। इसको कई बार स्टूडेंट जो हैं कागला एंड कागला भी बोलते हैं, लेकिन ये कागला एंड कागला नहीं है, ये कौन है? क्रो एंड क्रो। ये डिज़र्व करते हैं रेस्पेक्ट क्योंकि ये बहुत बड़े जो है मनोवैज्ञानिक हुए हैं और इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को बहुत ही विस्तृत रूप के अंदर सोसाइटी के रूप में रखा है। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक सभी प्रकार के सीखने के अनुभवों का वर्णन करता है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो मनुष्य है उसकी जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जितना भी वो कुछ सीखता है उन सब चीज़ों का जो वर्णन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? शिक्षा के अंतर्गत। शिक्षा क्या है? एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। मायने इसके ये है कि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। आपकी उम्र रुक सकती है लेकिन आपकी शिक्षा नहीं रुक सकती। आप
जिस समय या जिस दिन इस दुनिया में अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं, तब से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक आप सब लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसी प्रकार यह जो शिक्षा है अनवरत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगली परिभाषा की। स्किनर व्यवहारवादी हैं ये, और इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित है। इस बात परिभाषा को स्टार लगा लीजिएगा आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्किनर ने क्या बोला? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अधिगम और शिक्षण से संबंधित है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सीखना। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना, शाब्दिक होता है, और शिक्षण का सिखाना। मीन्स ये कि हर मनुष्य जन्म से लेकर अपने पूरी चरम अवस्था तक सीखता और सिखाता रहता है, और इसका अध्ययन विज्ञान की या शिक्षा मनोविज्ञान की या विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसी को हम बोलते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, फिर बात करते हैं स्किनर के अनुसार फिर एक और जो छोटी सी परिभाषा हमको देखने को मिलती है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? व्यक्तित्व के सभी पहलुओं से संबंधित है, या व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का क्या है? विकास है, या व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का क्या है? का अध्ययन है। ये परिभाषा भी आपको ध्यान रखनी। ठीक है, व्यक्तित्व के यानी कि मनुष्य की पर्सनैलिटी के सभी फैक्टर्स, सभी पहलुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान बोल देते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ से? ये शिक्षा मनोविज्ञान की सारी परिभाषाएं हैं जो आपके सामने हैं। अब बात आती है कि ये शिक्षा मनोविज्ञान हमको क्यों पढ़ना है, क्या ज़रूरत है इसकी, क्या आवश्यकता है, क्या उपयोगिता है इसकी। सोसाइटी में इतने सारे मनुष्य हैं और इन सभी का जो व्यवहार है क्यों हमें समझना है? क्योंकि अगर आपको विकास करना है तो आपको सामने वाले के व्यवहार को थोड़ा बहुत समझना ही पड़ेगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वह हो जाती है परिवार से, लेकिन परिवार हमें पूरी तरह से शिक्षा नहीं दे पाता, और शिक्षा के लिए पहली स्कूल परिवार को माना जरूर जाता है, लेकिन शिक्षा के लिए विकास का जो उपयुक्त मंच है उसको हम विद्यालय के नाम से जानते हैं। और उस विद्यालय के क्षेत्र में जब हम आते हैं तो वो उस शिक्षा में मनोविज्ञान को जोड़कर शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितने उपयोग हैं, कौन कौन से फायदे हैं, एडवांटेज है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान का सबसे पहला उपयोग क्या है? वंश क्रम तथा वातावरण का पता लगाने में सहायक है। मीन्स ये, जब विद्यालय में अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी आते हैं, कुछ विद्यार्थी बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, सिंसियर होते हैं, और कुछ विद्यार्थी जो होते हैं कुछ थोड़ी चंचल अवस्था के होते हैं, जिनको हम शैतान बालकों की श्रेणी में रखते हैं। इसी तरह से कुछ विद्यार्थी जो हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं शारीरिक रूप से, और कुछ कमज़ोर होते हैं। इन सब विभिन्नताओं का अध्ययन विज्ञान में हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत रख के किया जाता है। तो हम उनसे पता लगा लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान से हमें ये पता चल जाता है कि उनके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा है। क्योंकि जो बालक होता है, जो शिशु होता है, या जो विद्यार्थी टाइम पीरियड के अंदर होता है, वो जितना कुछ देखता है उतना ही सीखता है। क्योंकि जन्म से कोई सीख के नहीं आता है, बालक जो देखेगा वही सीखेगा, और वही फिर क्या करेगा? अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान हमको ये पता लगाने में सहायक है। दूसरा क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान अभिवृद्धि और विकास को जानने में सहायक है। अभिवृद्धि क्या होती है? दो शब्द आए, अभिवृद्धि और एक है विकास। ठीक है, विकास क्या होता है और अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि का मतलब ये हो गया कि मनुष्य के शारीरिक रूप में जो वृद्धि होती है, जिसका कैलकुलेशन या जिसकी गणना मांसपेशियों में वृद्धि के अनुसार की जाए, तो वो हो जाती है अभिवृद्धि। और विकास जो है
सर्वांगीण रूप से होता है, शरीर के सभी हिस्सों में होता है, या मस्तिष्क के विकास को या शरीर के विकास को सबको एक साथ देख के हम बोलते हैं विकास है। तो शिक्षा मनोविज्ञान यह पता लगाने में भी क्या करता है, हेल्प करता है कि जो बालक है उसकी अभिवृद्धि किस स्तर तक हुई हुई है, किस स्तर पर उसका विकास आज वर्तमान में है। और ये भी अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में यह जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये पता लगा लेता है थोड़ा सा कि कितना समय इस अभिवृद्धि को और अच्छा करने के लिए आवश्यक होगा और इसका विकास का परिणाम कितना आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्यक्तिगत भेद को समझने में उपयोगी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। व्यक्तिगत भेद या व्यक्तिगत विभिन्नता, भिन्न भिन्न प्रकार के जो बालक होते हैं इन सभी बालकों में ये जो भिन्नताएं हैं उनका स्तर क्या है, कितने तरह की ये भिन्नताएं हैं, इन सब का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत रख के किया जाता है। जैसे कुछ विद्यार्थी बहुत जल्दी से समझ लेते हैं और उत्तर दे देते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को समझने के लिए कुछ समय चाहिए। कुछ ऐसे बालक होते हैं एक बार सुना, देखा और याद हो गया, और कुछ बालक 5-6 बार पढ़ने के बाद उस चीज़ को याद कर पाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित हैं। ठीक है, और व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान हमारी क्या करता है, सहायता करता है। अगला है व्यक्तित्व या व्यक्तित्व। ये व्यक्तित्व होता है ना, व्यक्तित्व को जानने के लिए, व्यक्तित्व व्यक्तित्व को जानने के लिए, व्यक्तित्व को जानने के, ठीक है, व्यक्तित्व को जानने के, व्यक्तित्व को जानने में क्या है, सहायक है। पर्सनैलिटी की आइडेंटिफिकेशन हम शिक्षा मनोविज्ञान से करते हैं। अगला है बौद्धिक क्षमताओं का पता लगाने की। बिल्कुल, कौन सा मनुष्य कितना जो है बुद्धिमान है, इसका अध्ययन भी या इसकी गणना भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो पद्धतियां हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके अनुसार उनका प्रयोग करके हम लगा सकते हैं। ठीक है, एक सिद्धांत आता है बुद्धि लब्धि का सिद्धांत, और बुद्धि लब्धि का जो सिद्धांत है यानी आईक्यू लेवल का जो सिद्धांत है, उसकी सहायता से हम बौद्धिक क्षमताओं के बारे में और उस बौद्धिक क्षमताओं के दौरान वो जिन जिन समस्याओं का समाधान कर रहा है या समस्याओं को जो फेस कर रहा है, अनुभव कर रहा है, उनका भी हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पता लगा सकते हैं। ठीक है, अधिगम के स्तर को जानने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है वह है अधिगम के स्तर को जानने में। हम एक बालक को बार बार पढ़ा रहे हैं, लेकिन वह बालक जो है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा। मीन्स ये वो अधिगम में क्या कर रहा है, कुछ व्यवधान को फेस कर रहा है, कुछ परेशानी जो है उसको अध्ययन में आ रही है। अब वो परेशानियां कौन सी हैं, अगर हम ये पता लगा लें तो हम उसके अधिगम के स्तर को क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के स्तर को जानने में क्या है, सहायक है। ठीक है, अगला शिक्षण विधियों, प्रविधियों व सहायक सामग्री का चयन करने में उपयोगी है। मीन्स ये विद्यार्थियों या बालकों या बालिकाएं जो स्कूल के अंदर होती हैं या फिर हमारे सोसाइटी में जो भी हैं, उनको अगर हम देखें तो उन सभी का जो है एक अपना ही अलग लेवल होता है। ठीक है, जैसे स्कूली कक्षा में देखा जाए तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक लगा के जो विद्यार्थी होते हैं, उन विद्यार्थियों को चित्रात्मक जो शिक्षण सामग्री है वो बड़ी आकर्षित करती है। आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि छोटी छोटी जो स्कूलें होती हैं, जिनका प्ले स्कूलों का नाम है या फिर आंगनवाड़ी होती हैं, वहाँ की दीवारें बड़ी पेंटेड होती हैं, उनकी किताबें जो होती हैं बहुत बड़े बड़े अक्षर और चित्र वाली होती हैं। और जो बड़े बच्चे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनकी किताबों में इस तरह का कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब हम शिक्षण प्रविधियों को किस विद्यार्थी को कैसे सिखाना है, उसके लिए कौन सा मेथड हमको काम में लेना है, इसके लिए भी
इसका चयन करने में भी हमारे लिए कौन हेल्प करता है? शिक्षा मनोविज्ञान जो है हमारा इसमें मदद करता है। फिर बात आती है अभिप्रेरणा एवं पुनर्बलन को प्रदान करने में सहायक है। देखिए, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, इस बात से हम एग्री करते हैं। परंतु केवल स्वस्थ मस्तिष्क या केवल स्वस्थ शरीर केवल स्वस्थ मस्तिष्क या केवल स्वस्थ शरीर ही जो है हमारे सर्वांगीण विकास में अकेला योगदान नहीं दे सकता। उसके लिए हमको क्या चाहिए? अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमको मनोबल की आवश्यकता होती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सब लोग आने वाला इस शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे तो आपका मनोबल कम हो जाएगा। और अगर मैं आपको ये बोलूँ आप में वो सारी क्षमताएं हैं, वो सारे गुण हैं जो एक शिक्षक बनने के लिए ज़रूरी हैं, तो आप इस भर्ती को इसी साल बिल्कुल क्रैक कर देंगे और एक नए अच्छे शिक्षक बन के उभरेंगे तो आपका मनोबल बढ़ जाएगा। यही जो चीज़ है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत एक शिक्षक को बताती है कि अगर आप विद्यार्थी को सकारात्मक रूप से पुनर्बलन दें तो उसका अधिगम का जो स्तर है वह अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अगला है निर्देश और परामर्श में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान हमें बता देता है कि मनुष्य जो व्यवहार कर रहा है उसको उसके अनुसार किस प्रकार के निर्देश या सलाह की आवश्यकता होगी। अगर कोई बालक बहुत ज़्यादा उदास है तो हम उसको आदेश दें कि तुम हंसो, वो नहीं हंसेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ थोड़ा सा एक आइडिया लेना पड़ेगा या कुछ उसकी ऐसे व्यवहार को हमको चिन्हित करना पड़ेगा जिसकी वजह से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। बालक की अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिक्षमताओं का विकास करने में सहायक है। यही बात है, अगर हम बालक के इंटरेस्ट के साथ उसके संबंधित विषय को जोड़ें, उसको उसके साथ जोड़ के रखें, उसके साथ हम खुद जुड़ जाएं, तो बालक का जो विकास है वो बहुत अच्छा हो जाता है और जल्दी हो जाता है। इसीलिए बालक को उसकी अभिक्षमता यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके अनुसार उसकी अभिवृत्ति, उसका जो सोच है, उसकी अभिरुचि यानी जो उसकी रुचि है। अगर किसी बालक को खेलने का बहुत शौक है तो हम खेलते खेलते ही उसके साथ उसको शिक्षित भी कर सकते हैं, लेकिन ये दायित्व शिक्षक का होगा। विद्यार्थी का तो केवल एक ही दायित्व है, सीखना। ठीक है? अगला है इम्पॉर्टेंट है मूल्यांकन में उपयोगी। शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से हम जो विद्यार्थी गण होते हैं, जो बालक लोग होते हैं, उनके मूल्यांकन को बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप से देख सकते हैं। उनके मूल्यांकन का स्तर को जो है हम सुधार सकते हैं। उनके मूल्यांकन के अंदर किस तरह की प्रविधियों का इस्तेमाल करना है, किस तरह के सिद्धांतों का हमें उपयोग करना है, ये सब जानकारी हमें देता है शिक्षा मनोविज्ञान। ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ब्रीफ में आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। ठीक है। ये वेदांत क्लासेस की ऐप है, आप सब लोगों के पास ज़रूर होगी। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिएगा, अपने साथियों को भी इसके बारे में बताइएगा, जहां आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लासेस मिलती हैं। सुनील सर के नाम से भी आप इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अध्यापक को उसकी उपयोगिता और उसकी क्षमताओं से परिचित कराया जाता है ताकि वे विद्यार्थी के स्तर अनुसार शिक्षण करवाया जाए। इससे पहले जितनी उपयोगिता हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बताई वो बालक के लिए थी। अब एक उपयोगिता किसके बारे में बता रहे हैं? हम आपको अध्यापक के बारे में बता। अगर अध्यापक को ये पता हो कि उसकी योग्यताएं किस स्तर तक की हैं, ठीक है, तो फिर वह विद्यार्थी को इस तरह अनुसार क्या करवा सकता है? शिक्षण करवा सकता है। कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो बहुत ही सादगी से और बहुत ही यूनिक तरीके से विद्यालय में शिक्षण कार्य करवाते हैं, और बहुत से ऐसे शिक्षक भी हैं जो नीरसता के साथ शिक्षण कार्य करवाते हैं। अब इन दोनों चीज़ों के बीच में
क्या गुणवत्तापूर्ण है, इसका अध्ययन या क्या उपयोगी है, इसके बारे में हमको शिक्षा मनोविज्ञान बता देता है। ठीक है। वर्तमान में प्रचलित बाल केंद्रित शिक्षा की शिक्षा मनोविज्ञान के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए, जो शिक्षा पद्धति है दो तरह की हमें देखने को मिलती है। एक आती है प्राचीन काल में और एक आती है मॉडर्न टाइम में, आधुनिक काल में। प्राचीन काल में जो शिक्षा पद्धति होती थी उसमें दो लोग होते थे, एक होते थे गुरु और एक होता था शिष्य। ठीक है। तो ये जो पद्धति होती थी ये कैसी होती थी, ये द्विमुखी पद्धति होती थी। द्विमुखी, टू डायमेंशनल, द्विमुखी प्रक्रिया मानी जाती थी। ठीक है? और वर्तमान में जो शिक्षा प्रक्रिया है वो कैसी है, त्रिमुखी है। कैसी है, त्रिमुखी है, जिसमें एक होता है शिक्षक, एक होता है बालक और एक होता है पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम होता है। इस वाली द्विमुखी प्रक्रिया में जो गुरु ने कह दिया वही अंतिम उपदेश है, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम शिक्षक की बातों के साथ पाठ्यक्रम को भी इम्पोर्टेंट देते हैं। यह जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है ये कैसी है, बाल केंद्रित है। यह बाल केंद्रित है। और जो ये प्राचीन काल वाली पद्धति है ये कैसी है, ये शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। और अगर आज हमको बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को और अच्छा बनाना है तो उसकी कल्पना हम किसके बिना नहीं कर सकते, शिक्षा मनोविज्ञान के बिना नहीं कर सकते। बिना शिक्षा मनोविज्ञान के हम अच्छा पाठ्यक्रम तैयार नहीं कर सकते और बिना अच्छे पाठ्यक्रम के हम बालक को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते और बिना शिक्षा के या बिना के हम अच्छे शिक्षक भी तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि आज का जो बालक है वही कल का शिक्षक है। ठीक है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिताएं हैं जो आपके सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं हम अलग चैप्टर के बारे में। यह जो शिक्षा मनोविज्ञान की बात आती है, अब बात आ जाती है हमारे सामने बाल मनोविज्ञान की। ठीक है, अब बाल मनोविज्ञान के बारे में हम बात करेंगे आपसे अगली कक्षा में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।